बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ आम खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक एहतजाज किया और करप्शन के ख़िलाफ़ किया। हर पॉलिटिकल पार्टी का एहतजाज करना हक है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, और पुरअमन एहतजाज करने से उन्हें नहीं रोका जा सकता। ये पाकिस्तान के आइन में और कानून में उनके पास ये हक मौजूद है। अब पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करने का फैसला किया और एहतजाज की जो वजह है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ स्कैंडल्स आए हुए हैं और उन स्कैंडल्स की तहकीकात नहीं हो रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बकौल, और वो ये चाह रहे हैं कि इनकी शफाफ तहकीकात करवाई जाएं इन स्कैंडल्स की, और ये करप्शन के स्कैंडल्स हैं। अब इस मामले के ऊपर बजाय कि तहकीकात हों या अपोजिशन को मुतमईन किया जाए, अपोजिशन जो है वो एहतजाज करने के लिए आई, और जब वो रेड जोन की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से रब्ता किया गया, और देखें ये बड़ा उसूली मामला है कि आप शेलिंग नहीं कर सकते निहत्ते कारकुनों के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका सामना कर रही है लंबे अरसे से। तो सूबाई हुकूमत के ज़राए ये बताते हैं कि जनाब शेलिंग हमने की नहीं, और ये उन्होंने की है जो नॉर्मली शेलिंग करते हैं। फिर हमने जब विजुअल्स देखे तो उसमें कुछ सादा कपड़ों वाले लोग हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ पुलिस का, और वो शेल्स चला रहे हैं मुजाहिरीन के ऊपर। तो ये सादा कपड़ों वाले लोग तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या इदारों के लोग हैं। अब इनके पास ये सहूलत भी मैसर है कि ये शेलिंग कर सकते हैं पब्लिक के ऊपर, क्योंकि पुलिस को तो कहा जाएगा कि ओन कर लो, वो बेचारे ओन कर लेंगे। जैसा कि बंगश साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वहाँ के जो पुलिस वाले सीनियर ऑफिसर, उन्होंने कहा जी कि ये रेड जोन है, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश के लिए फिर शेलिंग की गई है। लेकिन सूबाई हुकूमत कहती है जी हमने कोई अहकामात नहीं दिए और ये उन्होंने ही करवाया जो ये करवाते हैं। अब वहाँ का जो वज़ीर आला बेचारा बहुत ही बेबस है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके इख्तियार में है ही कुछ नहीं। आप जिसको मर्जी खैबर पख्तूनख्वा में फैंटी लगाएं, जो मर्जी करें, वो बाद में ये कह देता जी मुझे तो पता ही नहीं चला किसी और ने कर दिया, और वो जिन्होंने किया उनसे वो सवाल भी नहीं कर सकता। ड्रोन हमले में मासूम शहरी शहीद हो जाते हैं, वो मुकदमा भी दर्ज नहीं कर सकता। तो पुलिस तो उसके कंट्रोल में है ही नहीं। इमरान खान ने इसीलिए कहा था कि अगर निज़ाम कंट्रोल में नहीं आ रहा या पुलिस वाला भी आप अपना नहीं लगवा सकते, तो या अपनी मर्जी से आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, IG नहीं ले सकते, तो इससे अच्छा आप हुकूमत तहलील कर दें या आप छोड़ दें हुकूमत। ये इमरान खान साहब ने कहा था, थोड़ा सा पहले रिपोर्ट भी हुआ था। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर शेलिंग की गई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने क्या किया उनका भी आप एक जमहूरी कारनामा चेक करें। देखें वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का एहसास होना चाहिए, लेकिन रद्द-ए-अमल के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंप लगाया हुआ था इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए पुल के नीचे। वहाँ पे कारकुन आते थे और बैठते थे रोज़ाना शाम को। वो कैंप को उन्होंने आग लगा दी। वहाँ पर गए, कैंप की कुर्सियाँ शुर्सियाँ तोड़ दी, पोस्टर बैनर फाड़ दिए, शोहदा की तस्वीरें लगी हुई थी इमरान खान की, उनको उतार के फेंक दिया, और उसके बाद कैंप में आग लगा दी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का रद्द अमल था। उन्होंने वहाँ पर जाके ये किया। अब एक तरफ के लोग कह रहे जी पहले पीपल्स पार्टी ने ये किया और बाद में पुलिस ने शेलिंग की, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं इसलिए अलग अलग कह रहा हूँ कि ये इंसिडेंट बिल्कुल अलग है, और क्योंकि PTI की गवर्नमेंट ओन ही नहीं कर रही, वो कह रहे हैं जी हमने शेलिंग नहीं की, ये तो की है उन्होंने, करने वालों ने, और जो करवाने वाले उन्होंने की है, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वैसे इतनी कमज़ोर और फारिग हुकूमत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जिसके बाद इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो एक DC को या IG को या किसी सेक्रेटरी को अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ कर सके। बहुत ही कंप्रोमाइज किस्म की हुकूमत है। बेचारे पहाड़ ही टापते रहे, इनका रिकॉर्ड एक ही बना है जो हम सब ने देखा भी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास, और एक अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको अभी दूंगा। लेकिन जो ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज होना था खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, वो एहतजाज मैंने देखा, उसके विजुअल मैंने 2-3 एंगल से देखे, सहाफ़ियों से बात की, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो तासुर नहीं आया कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने निकलती और लोग आ जाते हैं ना, या जिस तरीके से पब्लिक रिस्पॉन्ड करती थी इमरान खान को या इमरान खान की कॉल को, वैसे पब्लिक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और उसकी जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो लीडरशिप है उससे पब्लिक मुतनफ़र हो चुकी है कि ये लोग जो है ये इमरान खान को बाहर लाने में संजीदा नहीं है, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। लेकिन सादी सी बात है भाई, तुमने अगर ड्रोन हमले के खिलाफ एहतजाज करना है तो पेशावर में क्यों कर रहे हो? अली अमीन गंडापुर मार रहा है ड्रोन वहाँ पे, यानी जो वज़ीरिस्तान में या काटलिंग में या दूसरी जगहों पे जो ड्रोन जाके वहाँ पे मिसाइल गिराते हैं जिसमें सिविलियंस और मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं,
वो ड्रोन अली अमीन गंडापुर मारता है जो तुम जा रहे हो और जाके पेशावर में एहतजाज कर रहे हो। भाई आपने एहतजाज करना है तो कॉमन सेंस की बात है। ड्रोन हमले के खिलाफ आपने इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाके एहतजाज करना है, जहां से ड्रोन हमले की पॉलिसी बनती है, जिस पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट होता है तो मासूम शहरियों की शहादतें हो जाती हैं। तो आपको वहां जाना चाहिए था। अब जब पेशावर के अंदर आप एहतजाज करेंगे तो लोग इस बात को समझते हैं कि ये वो जगह ही नहीं है जहां पे इस चीज के लिए एहतजाज करना था। या तो एहतजाज करना है तो जिस जगह पे ड्रोन हमला हुआ वहां जाकर बैठ जाओ, सारी दुनिया को बुलाओ, बुलाकर दिखाओ ये क्या हो रहा है। या दूसरा, अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर आप इस्लामाबाद जाएं, जहां पे पॉलिसी, जब इमरान खान ने ड्रोन हमले रोकने थे तो वो अफगान बॉर्डर की तरफ गया था ना, वो वहां पे गया था ना जहां पे नेटो की सप्लाई रोकी थी। उसने वही किया था जहां से ड्रोन हमले रुक सकते थे। फिर उसके दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। यह था इमरान खान और उसकी स्ट्रेटजी। लेकिन उनकी क़यादत की हालत आप चेक कर लें। बिल्कुल जब ये जलसा इख्तिताम पजीर हो रहा था तो उससे पहले जुनैद अकबर साहब पहुंचे ऑस्ट्रेलिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद। लेकिन जब वो तकरीर उन्होंने शुरू की तो मेरी इतला के मुताबिक मुझे 2 सहाफ़ियों ने यह बात कंफर्म की कि लोग वहां से उठकर जाना शुरू हो गए। असद कैसर साहब भी थे, आतिफ खान साहब भी थे, शेर अली अरबाब साहब भी थे, दीगर लोग भी थे। लेकिन जुनैद अकबर साहब से जो कारकुन है वो मायूस हुआ। उसकी वजह यह है कि जुनैद अकबर साहब बगैर बताए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चले गए और उन्होंने अभी तक कोई भी एक सॉलिड कदम नहीं उठाया मौजूदा रजीम के खिलाफ या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं, अपनी विकेट के ऊपर फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं। अभी तक उनका कोई इम्तिहान नहीं हुआ कि वो पंजाब जा रहे हैं या वो जा रहे हैं इस्लामाबाद। जब भी उनसे किसी बड़ी तहरीक की बात की जाती है वो शिकवे शिकायतें लेकर बैठ जाते, जी वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो क़यादत मेरे खिलाफ है, मुझे बंदे ठीक नहीं दिए, मेरे पास खोटे सिक्के हैं। भाई ये सारा कुछ तो आपको पहले सोचना था। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अवाम आपके साथ है, इमरान खान के साथ है, आपने अवाम को लीड करना और लेकर जाना है। आप दूसरे लोगों की तरफ देख कैसे सकते हैं। तो जुनैद अकबर साहब जो हैं उनसे ऐसा लगा कि कारकुन थोड़े से नाला हैं और इसके लिए अब उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा ताकि कारकुनों को मनाया जा सके। और ये जो ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज है, अगर जुनैद अकबर साहब सीरियस है कि इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर उन्होंने अमल करना है तो जाकर इस्लामाबाद में करें एहतजाज। ये पेशावर में एहतजाज करने से ना अली अमीन ड्रोन करता है ना वो ड्रोन रोक सकता है, बेचारा उसका तो लेना देना ही कोई नहीं है। अब नादरीन एक खबर बीच में थोड़ा हटके है लेकिन मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दोबारा से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो छीनने के लिए तैयारी मुकम्मल हो गई है। अदालत में केस लगा, जिस तरीके से केस चला उससे साफ अंदाजा होना शुरू हो गया, जिस किस्म के जजेस रिमार्क्स दे रहे थे कि ये सीटें अब छीन कर पीटीआई से दे दी जाएंगी पीएमएलएन को। अक्सरियत सीटें उनके पास चली जाएंगी। उसके बाद पीटीआई के कुछ एमएनए फारग किए जाएंगे 9 मई के बहाने और पीएमएलएन को एक वक्त आएगा कि सिंपल मेजॉरिटी फराहम कर दी जाएगी कि आपकी हुकूमत गिरे ही ना। फिर सुनिया हो जन गलियां ते विल मिर्जा यार फिरे। फिर मौजे नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की। लिहाजा उन्हें सादा अक्सरियत दिलवाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखें उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बेंच बनाए इसलिए गया है, ये 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच बनाए इसलिए गया है ताकि हर वो मनमानी की जा सके जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हर ख्वाहिश को कानूनी जवाब फराहम करने के लिए ये आईनी बेंचेस बनाए गए हैं 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से। सिंपल ये है। अब नंबर 1, अदालत ने बिल्कुल नहीं पूछा इलेक्शन कमीशन से कि तुम अपील में तो आ गए हो लेकिन 1 साल हो गया, फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। यानी जुलाई 2024 का फैसला है, अभी तक अमल दरामद नहीं किया। जून शुरू होने वाला है 2025 का। भाई आपने अमल दरामद किया नहीं, मुंह उठा के आप अदालत में आ गए हैं कि जनाब हमने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। पहले तो उनसे पूछे कि अमल दरामद क्यों नहीं किया, यह सवाल पूछा ही नहीं और जजों ने बैठ के नजरसानी सुनना शुरू कर दी। फिर जिन जजेस ने वो फैसला किया था वही नजरसानी करते हैं ना। नजरसानी का मतलब क्या है कि जो आपने कहा उस पर जरा नजरसानी कर लें। तो जिन्होंने फैसला किया था उन्होंने ही नजरसानी करनी थी, लेकिन उनमें से अक्सरियत को निकाल के बाहर कर दिया गया जजेस को। बहुत सारे जजेस पहले भी नाम ले चुका हूं मैं, वो इसके अंदर बेंच के अंदर हिस्सा ही नहीं है। 6 के करीब जजेस जो है वो बाहर रख दिए गए जिन्होंने फैसला दिया था। तो अब उनको बाहर निकालकर ये नजरसानी कैसी हो रही है। नजरसानी के लिए कोई सॉलिड ग्राउंड भी नहीं है जिस बुनियाद पर नजरसानी हुई है। जिन 2 जजेस ने नजरसानी को मुस्तरद किया था उनके फैसले में जो कुछ भी था उसे मंजर आम पर नहीं आने दिया गया। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये केस बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये केस लगाया गया
और अब कुछ तरीके करके कोई गेम खेल के ये सीटें अब PMLN को देनी है। ये माले गनीमत है, इसको जरा समझें आप। माले गनीमत ऐसे है कि PTI को लोगों ने वोट डाला, इमरान खान के नाम पे वोट डाला। अब जितने लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट डाला वो मखसूस नशिस्तें उन्हीं को मिलनी चाहिए, लेकिन वो माले गनीमत है वो बाकी जमातों में बांटा जाएगा कि हमने डकैती मारी है तो डकैती के माल के अंदर जो है माले गनीमत जो हमें मिल गया है, डकैती का माल जो हमारे पास आ गया है, उसकी बंदर बांट भी तो आपस में करनी है। और बंदर बांट करवाने के लिए फिर अदालत को इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले अदालत ने एक फैसला दिया था, लेकिन अब उस फैसले की जगह दूसरा फैसला दिया जा रहा है। बैरिस्टर गौर ने नाज़रीन एक दावा किया, ये दावे पहले भी होते रहे। अब बैरिस्टर गौर कह रहे हैं जनाब के इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, उन्हें भी इस बात की उम्मीद लग गई है। बैरिस्टर गौहर को इस बात की उम्मीद कैसे लग गई, एक बड़ा सवाल है। आपके दिन में भी आ रहा होगा कि बैरिस्टर गौहर तो नॉर्मली ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन अब उन्हें क्यों लग रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं ईद से पहले। वो ये कहते हैं कि केस लगेगा ना जैसे ही इमरान खान साहब का, तो ये तो सब जानते हैं कि आधे घंटे में खान साहब की बेल हो जाएगी, और जैसे ही इमरान खान साहब की बेल होगी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन बेल तो तब होगी जब केस लगेगा। जरा इस पे अलीमा खान साहबा का आप एक स्टेटमेंट सुन लीजिए। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, मैं उसका लुब्बे लुबाब आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी कि कई महीनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो केस नहीं लगा रहे इमरान खान साहब का, और ये सरफराज डोगर साहब हैं ये फिक्स नहीं कर रहे। लेकिन फिर वादा किया गया कि इस हफ्ते इसको फिक्स किया जाएगा। पिछले मंगल को ये वादा किया गया था, और वहां पे बहुत सारे मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पहुंचे थे, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से, हर जगह से। जजेस को सपोर्ट करने के लिए कि आप फैसला दें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमिटमेंट दी थी लतीफ़ खोसा को, अली जफर को और बैरिस्टर गौर को कि वो इस केस को अगले हफ्ते ज़रूर सुनेंगे, यानी ये जो हफ्ता अब शुरू हो गया इसमें वो ज़रूर सुनेंगे। लेकिन ये केस लगाया नहीं गया। अब वो ये बताती हैं कि 28 तारीख से छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं गर्मियों की, फिर इस केस को लटका देंगे, लंबा ले जाएंगे। लिहाजा अभी जो है हमारे पास 26 और 27 तारीख के 2 दिन बाकी हैं जिनमें ये केस सुना जाए। आज 26 गुजर गई, कल 27 है, और मेरी इतला के मुताबिक अलीमा खान साहिबा से ये वादा किया गया है पार्टी की जानिब से कि कल के दिन में सारे MPs, MNAs, सेनेटर्स और जितने भी अरकान असम्बली हैं या अहम ओहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे कि इमरान खान साहब का केस लगाया जाए। अब इमरान खान साहब का केस लगाया नहीं जा रहा, लगाया इसलिए नहीं जा रहा कि इमरान खान साहब को रिहा करना नहीं है। हुकूमत के ऊपर से कुछ दबाव जो पहले उनके ऊपर थे वो दबाव अब काफी हद तक हट चुके हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब पे ये दबाव डाला जा रहा है कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवा रहे, वो कह रहे हैं मेरे वकीलों को बुलाओ। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ये टेस्ट करवा लेना चाहिए वकीलों की मौजूदगी में। इमरान खान साहब के वकील बैठे, वो एक एक सवाल लिखेंगे, ये सवालात पूछे गए और इनके जवाब इमरान खान साहब ने ये दिए और बाहर आके पब्लिक कर दें, क्योंकि कल को इस टेस्ट को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि हमने इमरान खान से ये पूछा तो उसने ये कहा था। क्योंकि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट था, लिहाजा वहां झूठे और सच्चे साबित हो गए। इमरान खान ने इतना झूठ और इतना सच बोला, तो ये वो गेम डाल देंगे बाद में अगर अकेले होंगे तो। लिहाजा यहां पे इमरान खान साहब के वकला का होना जरूरी है ताकि उनके साथ कोई सियासी खेल ना खेला जा सके। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है, ये मुतालबा मान लिया जाए तो फिर बेहतर है। लेकिन केसेस इमरान खान साहब के नहीं लगाए जा रहे। अब 27 तारीख कल को लगेगा या नहीं लगेगा। वैसे एस्टेब्लिशमेंट जिस वक्त होश के नाखून लेगी या जिस वक्त अदलिया पर दबाव डालना छोड़ेगी तो गर्मियों की छुट्टियों में भी केसेस लग सकते हैं। आपको याद है ना, नवाज शरीफ साहब के लिए अदालत चली गई थी एयरपोर्ट पे इंसाफ देने के लिए मियां साहब को। हालांकि उस वक्त वो सजा याफ्ता मुजरिम थे, लेकिन उन्हें पहुंचाया गया फिर हेलीकॉप्टर पे वहां पे मीनारे पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल हो गए, उनको जलसे की इजाजत ही नहीं मिल रही। तो ये तो नादरीन इस वक्त हालात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कि किस तरह से उन्होंने ये सारा कुछ किया है। एस्टेब्लिशमेंट का जो बढ़ता हुआ एतमाद है उसके पीछे शहजाद अकबर साहब ने निशानदेही की है और उन्होंने पूरा एक वीलॉग भी किया है। तो ये एक्चुअली एक रिपोर्ट छपी है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। ये रिपोर्ट कहती क्या है, जरा इसका एक हेडलाइन है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। द फादर परस्यूज ट्रम्प्स डिप्लोमेटिक डील्स, द सन चेजेस क्रिप्टो डील्स। अब वो ये कहते हैं कि जी बाप जो है वो डिप्लोमेटिक डील्स कर रहा है, जबकि बेटा जो है वो क्रिप्टो डील्स कर रहा है। क्रिप्टो एक करेंसी है और दुनिया की तगड़ी तरीन करेंसी है,
और इसके अंदर बहुत पैसा है, लोगों ने अरबों खरबों बेशुमार पैसा बनाया है, अभी भी लोग बना रहे हैं। बहुत अमीर अमीर खानदान जो है उन्होंने अपने बच्चों को इसके बारे में सिखाया और पढ़ाया है और उनके बच्चे इसी बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं। अब ये जो स्टोरी है ये नॉर्मली तो डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के बारे में है या उनके आसपास के लोगों के बारे में है, लेकिन इसमें एक हिस्सा पाकिस्तान से मुताल्लिक भी है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के करीब कैसे आई और वो जो बहुत बड़ा खतरा उन्हें लगता था कि इमरान खान की रिहाई के लिए वहां से शोर मच जाएगा, वो उन्होंने कैसे दबाया। इस बारे में शहजाद अकबर साहब ने इस स्टोरी को खोजा है, बल्कि इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हो भी, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, हालातों वाकयात के तनाजुर में आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए हुआ यह है कि सदारती जो डिप्लोमेसी है उसको खानदानी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उन पर इल्जाम लगाया जाता है। आसिम मुनीर साहब जब फील्ड मार्शल बने ना तो उसके बाद बिलाल बिन साकिब नामी एक किरदार है, ये बहुत आसपास दिखाई देता है और ये बरतानिया से आने वाले एक नौजवान है और ये क्रिप्टो के मामले में बड़ा एक करैक्टर है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक हो गई है क्रिप्टो को लेके और उन्होंने अब इसके लिए बिजली भी मुख्तस करने का फैसला किया, एरिया भी मुख्तस करने का फैसला किया और साथ ही साथ इसके अंदर एक खबर और है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहले ये करैक्टर एक और आप देखिए, ये जैक विल्डकॉफ है। ये जैक विल्डकॉफ जो है ये एक कंपनी है WLF, इस कंपनी को कहते हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये क्रिप्टो में डील करती है और डिफरेंट चीज़ों में। तो ये जो कंपनी है ये इसका मालिक है आप समझ लें और इसका वालिद जो है वो है स्टीव विल्डकॉफ। ये जो इसका वालिद है ये मिडिल ईस्ट का इन्वॉय है, अमेरिका का स्पेशल नुमाइंदा है मिडिल ईस्ट के लिए और इसका ज़्यादातर टाइम जो है वो UAE में गुजरा है। अच्छा, ये जो बेटा है ये भी पाकिस्तान आया, जेंट्री बीच नामी सियासतदान जिसका बड़ा चर्चा हुआ वो भी पाकिस्तान आया और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का भी इसी कारोबार के अंदर एक बड़ा हिस्सा है। 26 अप्रैल को कोई प्राइवेट तैयारा पाकिस्तान आया था जिसमें ये लोग पाकिस्तान की इस्लामाबाद की सरजमीन पे उतरे थे, WLF की लीडरशिप और जैक था उसके अंदर, साकिब इनके साथ था और $2 लाख का महाना का एक मुआहदा हुआ था जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान देगा, $2 लाख महाना। ये ट्रंप के कुछ करीबी साथी हैं, एक उनका साबिका गार्ड है, एक वकील है, कुछ और लोग हैं, तो इनको ये पैसा दिया जाएगा और मुआहदे के अंदर क्रिप्टो का मामला है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मामला है, मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो मादनियात हैं जो अमेरिका को चाहिए और इन कंपनीज को चाहिए और इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। फ्यूचर में आपको पता चलेगा ये कितनी कीमती है। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑर्डर दिया गया कि बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो आपके सूबे में है, लिहाजा ये कानून पास कर दें। वहां पे इमरान खान साहब और PTI अड़ गई और उन्होंने कानून पास किया नहीं। तो अब जो मादनियात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में है और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैं करना चाह रहा हूं, लेकिन मामला जाके कहीं और जुड़ जाता है। तो ये क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की 2 लाख महाना जो डॉलर्स हैं वो दिए जाना उन लोगों को जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का इस कारोबार से मुंसलिक होना, इन सारी चीजों को आप जोड़कर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेसी कर रहे हैं जो उनका काम है, लेकिन उनकी फैमिली साथ साथ बिजनेस भी कर रही है। ये लुब्बे लुबाब है स्टोरी का। अब एक्चुअल सिचुएशन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है वो आएगा, वो भी आपको बता देंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को जो उम्मीद थी वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जो उम्मीद इमरान खान साहब को थी वो भी अभी अधूरी है और उसकी वजह लीडरशिप है। इमरान खान साहब हमेशा से कहते हैं कि मेरा फैसला बाहर नहीं पाकिस्तान के अंदर होगा और पाकिस्तान के अंदर तो फैसला तभी होगा ना जब इंसाफ मिलेगा। अब इंसाफ की हालत पाकिस्तान में क्या है, जरा ये एक केस आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और ये मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया है। जिन्ना हाउस, वैसे ये कोर कमांडर हाउस है, हमें तो आप पता चलता है कि ये जिन्ना हाउस है, हमेशा से कोर कमांडर हाउस है। बाहर से जब भी गुजरते थे तो दूर से गुजरना पड़ता था, सामने सिक्योरिटी लगी होती थी तो इसके तो करीब भी नहीं फटक सकता था इंसान। तो ये जो जिन्ना हाउस है वो वहां पे कोई मुलजिम अली रजा साहब थे, रजा अली साहब, इनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट से इनको जमानत मिली है क्योंकि केस का ना कोई सर है ना कोई पाँव है। वजह यह है कि एक पुलिस वाले को इन्होंने जख्मी कर दिया था मुबैना तौर पे, मुकदमे के मुताबिक रजा अली ने एक पुलिस वाले को जख्मी कर दिया था। अब पता चला कि जो जख्मियों की लिस्ट है उसमें उस पुलिस वाले का नाम ही नहीं है, वो जख्मी नहीं हुआ। जो शख्स जख्मी नहीं हुआ उसको जख्मी करने के इल्जाम में एक आदमी 2 साल से जेल में पड़ा है। ये आपके 9 मई के मुकदमात हैं और इन मुकदमात में इमरान खान साहब को फिक्स करने का फैसला किया जा रहा है। और ये निजाम कैसे ब्लैकमेल कर रहा है
आम शहरियों को, इंसानों को। ज़रा ये आप एक ट्वीट एक आई हुई है मेरे सामने, इसमें कोई कल्बे अब्बास साहब है और शबीर अहमद साहब है, ये किस तरह से खवातीन को हरासा करते हैं। ज़रा ये एक छोटी सी ऑडियो है, ये आप सुनिए, आपको आइडिया हो जाएगा। जी कौन? मैंने बताया जी, कल्बे अब्बास बोल रहा हूँ, स्पेशल ब्रांच। लड़के पीटीआई के जो है ना अरेस्ट हुए थे कब? रात को, तो उसमें आपका नाम जो है वो आया, लेकिन आपने रात को अटेंड ही नहीं किया। कौन अरेस्ट हुए हैं पहले आप मुझे ये बताएं। ये जो लड़के सलमान वगैरह हैं, शयान है। सलमान शयान कौन? मैं तो किसी को भी नहीं जानती। बहरहाल जी, आपके वो मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस जो है ना वो रिकवर हुए हैं उससे। जब मैं किसी को जानती नहीं तो उनके पास, जब मैं इनमें से किसी को जानती नहीं तो उनके पास मेरे वॉइस मैसेज या मैसेजेस कैसे रिकवर हो सकते हैं? सारा कुछ मौजूद है। और रात को अगर आपसे बात हो जाती तो बेहतर था। ठीक है, जो फेवर हो सकती थी, अभी भी जो हो सकता है इंशाल्लाह मैं रिपोर्ट, क्योंकि मैं नहीं बनानी है, ठीक है, तो लेकिन एफआईआर हो गई है, एफआईआर में आपका नाम भी है। सर वो मुझे एफआईआर की कॉपी भेज दें जरा प्लीज। तो वो तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये है कि आप रात को बात हो जाती ना तो वो सर रात को छोड़े, अब तो बात हो रही है ना, आप मुझे एफआईआर की कॉपी भेज दें। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि किस तरीके से ये ब्लैकमेल करते हैं, और ये ब्लैकमेलिंग है एक तरह की, हिरासा किया जाता है, और ये पॉलिटिकल मामलात में किस हद तक इन्वॉल्व है। एक रैली निकालना या एहतजाज करना, इससे प्रॉब्लम क्या है? ये पूरे पाकिस्तान में कानून के मुताबिक लोग कर सकते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दीवार के साथ लगाते हैं और डेलिबरेटली लगाते हैं। फरदुल्ला बाबर साहब ने, एक बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने हक के साथ खड़े होने का फैसला किया, ये जरदारी साहब के खास आदमी ने। अब वो मारंग बलोच के मामले में उन्होंने आकर साफ कहा, DGISPR का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यकतरफा तौर पे किसी को भी बगैर सबूत के मारंग बलोच को या BYC को बगैर ट्रायल के दहशतगर्द करार देना ये इंतहाई गलत है और ये बैकफायर कर सकता है। ऐसे घोड़े पे सवार नहीं होना चाहिए जिससे आपको उतरने का नहीं पता, और ये जाने बगैर कि इससे उतरना कैसे, आपने इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जिसमें आपको नतायज का पता ना हो। और ये भी उन्होंने कहा कि जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं उन्हें दहशतगर्द करार देना, इस सिलसिले को रोका जाए, ये फरदुल्ला बाबर साहब ने कहा। तो एक और आवाज़ उठी है मारंग बलोच साहिबा के हक में, लेकिन पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से पूरी तरह से इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनी हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।